हेलो एंड वेलकम टू सिविल कोड आईएएस। दिस इज़ आवर प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज। हमने 2023 का प्रीलिम्स पीवाईक्यू डिस्कस कर लिया है। 2024 की हमने 53 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है। आज से हम 54 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किस उपनामों से जाना जाता है? न्यायपुत्र, शाक्यमुनि, तथागत। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब ये पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध का उपनाम क्या है, तो इनका उपनाम क्या है? न्यायपुत्र, शाक्यमुनि, तथागत। इनमें से कौन है सही? तो हम देखते हैं। ये देखिए, महावीर के अन्य नाम में जैसे देखें अगर उनका उपनाम, तो जीन, अरहत, निग्रंथ, केवलिन और नाथपुत्र। तो नाथपुत्र किनका है? तो नाथपुत्र जो है वो महावीर का है। तो अगर एक कट गया तो हम पहले इसे काट देंगे, फिर ये इसे काट दिए। अब कह रहा है कि डी उपयुक्त में से कोई भी गौतम बुद्ध के उपनाम नहीं है, तो अब हमारा ये दोनों में से कोई और ऑप्शन हो सकता है। तो अब बुद्ध का नाम देखते हैं। बुद्ध के नाम को देखिए, तथागत, मैत्रेय, शाक्यमुनि। तो तथागत और शाक्यमुनि किसके हैं? बुद्ध के, बाकी ये नहीं है। तो हमारा 2 और 3 ऑप्शन सही हो। अगर इन नामों के बारे में डिटेल देखें कि ये नाम दिया क्यों गया हुआ है, तो देखिए, न्यायपुत्र जो हमने समझा कि वो कथन एक गलत है। क्या है उसमें? बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी, ये ध्यान रखें, किसमें? तो बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निगंठ नाथपुत्र कहा गया हुआ है। अब ज्ञान प्राप्ति के कारण महावीर स्वामी को जो है केवलिन कहा गया। किसके कारण? तो ज्ञान प्राप्ति के कारण। तथा योग्यतम पूज्य होने के कारण जो है वो अरहत कहलाए। ठीक है, अर्हता मतलब योग्यता होता है। इंद्रियों के जीतने के कारण जो है वो जीन कहलाए एवं महावीर कहलाए। बंधनों से मुक्त होने के कारण वो निग्रंथ कहलाए। तो ये नाम ऐसे ही नहीं दिया गया, कुछ कुछ रीजन था, इसी वजह से नाम दिया गया हुआ है। शाक्यमुनि अगर देखें तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे, जिनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अब बौद्ध भगवान का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। तो लुम्बिनी यानी रुमंदेई से मिले स्तंभ लेख में हिद बुद्धे जाति थे शाक्यमुनि, यानी उसी में जो है ये शाक्यमुनि नाम दिया गया हुआ है। कहाँ, कौन से अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो लुम्बिनी में रुमंदेई से मिले स्तंभ लेख। ये जो रुमंदेई अभिलेख है, यानी अशोक का रुमंदेई अभिलेख बुद्ध के जन्म का अभिलेखीय प्रमाण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अशोक का रुमंदेई अभिलेख कहाँ है? तो लुम्बिनी में बुद्ध के जन्म का अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत करता है। अब यदि तथागत की बात करें तो गौतम बुद्ध को निरंजना यानी पुनपुन या उसे लीलाजन नदी भी कहा जाता है। तो निरंजना नदी के तट पर जो है ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को संबोधि कहा जाता है। और ज्ञान प्राप्ति की घटना के 2 दिन बाद ही सिद्धार्थ जो है तथागत यानी सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाला हो गए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि गौतम बुद्ध का उपनाम क्या है? तो न्यायपुत्र को आप छोड़ दे, तो फिर उसके बाद शाक्यमुनि और तथागत। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अब जो है महावीर के अन्य नाम हम याद कर लेंगे, और जो भी बुद्ध के एक्स्ट्रा अन्य नाम है इन दोनों के अलावा, शाक्यमुनि और तथागत के अलावा, वो आप ध्यान में। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। अब आप, ये 2024 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? पुरातात्विक स्थल, राज्य और विवरण। अब इसमें कह रहा है कि चंद्रकेतुगढ़, इनाम गांव, ये सभी पुरातात्विक स्थल है। मंगडू और सालीहुंडम, और इसके कौन कौन से राज्य में वो है, और उसका विवरण पूछ रहा है कि क्या चंद्रकेतुगढ़ जो है व्यापार बंदरगाह शहर है, इनाम गांव जो है ताम्रपाषाण स्थल है, मंगडू जो है क्या महापाषाण स्थल है, और सालीहुंडम जो है क्या वो शैलकृत गुफा मंदिर है। तो ये 2024 का क्वेश्चन है। ये 2024 की क्वेश्चन एनालिसिस करने से पहले हम एक ये क्वेश्चन देखते हैं 2021 की क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। फिर वही ऐतिहासिक स्थान और ख्याति का कारण क्या है, यानी क्यों फेमस है वो। तो बुर्जहोम, क्या वो शैलकृत देव मंदिर है, चंद्रकेतुगढ़ क्या वो टेराकोटा कला है, और गणेश्वर क्या वो ताम्र कलाकृतियाँ के लिए वो फेमस स्थान है। तो आप देखिए, ये चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पूछा हुआ है? ये पूछा हुआ है चंद्रकेतु 2021 में, और यही देखिए फिर पूछा इसने 2024 में। तो यदि हम पहले अगर चंद्रकेतुगढ़ के बारे में अगर आइडिया लग गया हुआ रहता 2021 की पीवाईक्यू किए रहते, तो 2024 की पीवाईक्यू करने में मुझे बहुत आसानी हो जाती, क्योंकि इस तरीके के इन्फॉर्मेशन रख पाना बहुत मुश्किल है। पर अगर आप इसमें पहले से ही किए रहते कि क्या ये व्यापार बंदरगाह शहर है और ओडिशा में है, तो नहीं, बल्कि चंद्रकेतुगढ़ जो है वो पश्चिम बंगाल में है, यानी वेस्ट बंगाल में है। तो ऑप्शन, अब जैसे ही पहले एक काट देते तो हमारा ऑप्शन क्या है? इसमें जितने भी एक है, डी, और एक कट गया। तो अगर हम ये क्वेश्चन अगर पहले ही किए रहते तो ऑब्वियसली बात है इसमें से तो हमारा 50-50 पे हम आ जाते कि भाई 2 सही है। अब ये इस तरीके से भी एनालिसिस कर सकते हैं। मान लेते हैं वो क्वेश्चन याद नहीं है, तो आपने ये 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन देखे और आपने ऑप्शन पढ़े कि इतने इतने हैं, तो इस ऑप्शन से क्या पता चलता है? इस ऑप्शन से तो यही पता चल रहा है कि इस 4 स्टेटमेंट में से बस केवल 2 ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सभी में 2-2 है, यानी ये 4 में से
केवल 2 ही सही है, 2 तो डेफिनेटली गलत होगा। तो अब इसमें से जैसे मैंने ए काट दिया, डी काट दिया, क्योंकि एक गलत है। इनाम गांव इतना फेमस है कि हम लोग जब भी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप उसमें समझिए कि महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण स्थल है, ये तो हमेशा दिया ही रहता है। तो इतना तो अगर आपने बेसिक अगर सोर्स पढ़ी है तो इतना तो याद होगा ही। तो इसके हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 2 और 3 कि इसमें अब जैसे इसमें तो 2 है नहीं तो ये कट गया, तो हमारा बच गया 2 और 3, इनाम गाँव और मंगडू जो केरल में महापाषाण स्थल है। अब हम इसकी देखते हैं कि एनालिसिस की कौन कौन है कहाँ। अब चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। पुरातात्विक टेराकोटा कला स्थल है। पुरातात्विक टेराकोटा का मतलब होता है कि वो मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना, ये सब करना। इनाम गाँव महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण स्थल है। मंगडू केरल में महापाषाण स्थल है। और सालीहुंडम जो है आंध्र प्रदेश में, ये बौद्ध स्थल है। तो हमारा क्या कह रहा था कि सालीहुंडम आंध्र प्रदेश में तो सही है, पर ये कह रहा था शैलकृत गुफा मंदिर, जबकि है क्या, ये बौद्ध स्थल है। बाकी चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, और पुरातात्विक टेराकोटा स्थल है। तो आप ध्यान रखें, चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल, पुरातात्विक टेराकोटा कला स्थल। दूसरा इनाम गाँव महाराष्ट्र ताम्रपाषाण स्थल, मंगडू केरल महापाषाण स्थल, और सालीहुंडम आंध्र प्रदेश बौद्ध स्थल। तो शैलकृत गुफा मंदिर क्या होता है, तो शैलकृत गुफा मंदिर होता है कि एक पहले से पहाड़ वहाड़ है और उसको काट करके उसमें मंदिर कुछ गुफा वगैरह बनाया जाता है। जैसे ये मान लेते हैं ये पहले पहाड़ था, इसको काट करके बनाया गया। जैसे ये बड़ा पहाड़ है, इसको काट करके देखो आप कैसे मंदिर बनाया गया। फिर महापाषाण स्थल क्या होता है, ताम्रपाषाण स्थल का मतलब जहाँ तांबे और पत्थर का एक साथ उपयोग किया जा रहा था। महापाषाण स्थल का ये देखिए इमेजिनेशन, ये है उसकी सॉरी पिक्चर, महापाषाण स्थल। महापाषाण स्थल क्या होता था कि ये पत्थर का संरचना होता था। महापाषाण मतलब पत्थर, तो पत्थर का एक ऐसे संरचना बना दिया जाता था जो कब्र या दफन पे जो है ये बनाया जाता था प्राचीन भारतीय इतिहास में। तो ये कहाँ बनाया जाता था, तो कोई कब्र या दफन हुए व्यक्ति या कोई भी दफन हो गया तो वहाँ पे बनाया जाता था ये इस तरीके से। अब कुछ अन्य ताम्रपाषाणिक संस्कृति की बात करें, स्थल की बात करें, तो जैसे राजस्थान में गणेश्वर, आहार संस्कृति, गिलुंड और बालाथल, ये सभी राजस्थान के है कि राजस्थान में गणेश्वर है, आहार संस्कृति, गिलुंड है, बालाथल, ये सभी ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, स्थल है। मध्य प्रदेश में बात करें तो महेश्वर, नागदा, एरन, कायथा, नवादा टोली और गुनगेरिया। अगर महाराष्ट्र में बात करें तो जोड़वे, नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश तथा नासिक। यदि आंध्र प्रदेश के अन्य बौद्ध स्थल की बात करें, क्योंकि ऊपर दिया हुआ था ना कि ये सालीहुंडम आंध्र प्रदेश में बौद्ध स्थल, तो वहाँ अमरावती हो गया, बावीकोंडा, नागार्जुन कोंडा, राम तीर्थम, ये सब है। तो आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट से कैसे क्वेश्चन पूछता है कि ये स्थल दे दिया और उसकी विशेषता दे दिया, तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि स्थल और उसकी विशेषता तो जरूर पढ़े। 56 नंबर क्वेश्चन। अब मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इस थीम से पता चलेगा आपको कि बार बार इस टॉपिक से, इस साम्राज्य से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, यूपीएससी बार बार पूछती है और इस तरीके की फैक्चुअल क्वेश्चन में आपको एलिमिनेशन तभी आएगी जब आप उसके बारे में थोड़ा हिंट आपके पास रहेगा तब। तो इसकी आंसर होगी ए, कृष्णदेवराय। तो विजयनगर एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार क्वेश्चन उससे पूछती है, बार बार यूपीएससी इससे क्वेश्चन पिछले सालों में पूछ रही है। तो कृष्णदेवराय इसके बारे में जान लेते हैं कि पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने 1570 ईस्वी में फादर लुई के नेतृत्व में एक व्यापारिक व दूत मिशन विजयनगर भेजा। कृष्णदेवराय ने इस पुर्तगाली मिशन को भटकल में किला बनाने की आज्ञा दी। कृष्णदेवराय के पुर्तगालियों से अच्छे संबंध थे क्योंकि वो घोड़ों की आपूर्ति पुर्तगालियों से ही होती थी। 57 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने इसे रिमूव कर दिया था, 2024 की है पर इसे रिमूव कर दिया था। 2024 में यूपीएससी ने 3 क्वेश्चन रिमूव किया था। सेट ए का एक 20 नंबर इन्वायरमेंट से था और एक वो सामुदायिक उधारदाता जो था वो सिंडिकेट लैंडिंग होती है, और एक ये कार्नावालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में वो था कि अस्थायी रैयतवारी बंदोबस्त से रिलेटेड। फिर भी हम देखते हैं, कह रहा है कि कार्नावालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब राजस्व संग्रहण के रैयतवारी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। यानी ये क्या कह रहा है कि राजस्व संग्रहण के जो है रैयतवारी बंदोबस्त के अधीन किसानों की यदि फसल खराब हो जा रहा था और वो भी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में यदि फसल खराब हो गया तो राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी। अब कॉमन सेंस लगाए कि अंग्रेज इतने भी दयालु नहीं थे कि चाहे आपदा हो या कुछ भी हो कि वो राजस्व भुगतान से वो छूट दे देंगे। तो ये तो अगर कॉमन सेंस से भी थोड़ा लॉजिक लगाते तो ये गलत कर सकते थे। वैसे यूपीएससी ने ये रिमूव कर दिया है, हम गलत सही की ओर नहीं देखेंगे, बस हम इसके एनालिसिस करेंगे। बंगाल जो है अस्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता तो उसकी जमींदारी हटा दिया जाता।
यानी मान लेते हैं कि ये जैसे ब्रिटिश ने वो किसी अंग्रेज ने तय कर दिया ज़मींदार को कि आप 5 तारीख को मुझे लगान दे दोगे, अगर वो 5 तारीख तक लगान नहीं दिया वसूल करके तो उसको ज़मींदारी से हटा दिया जाता था। ये यूपीएससी ने रिमूव क्यों किया? क्योंकि ये दे रहा है कि कर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण, जबकि ये रैयतवाड़ी ये तो थॉमस मुनरो के द्वारा हुआ था, कर्नवालिस द्वारा तो अस्थायी बंदोबस्त हुआ था। तो इसी वजह से यूपीएससी ने इसे रिमूव कर दिया, क्योंकि ये कर्नवालिस का ये नहीं होता, थॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त स्टार्ट किया गया था। बाकी हम इसके एनालिसिस देखते हैं, है क्या? अस्थायी बंदोबस्त, अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट 1793 में स्टार्ट किया गया। इसके वही प्रवर्तक लॉर्ड कार्नवालिस थे। क्षेत्र जो था बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस। ये ध्यान रखें कौन कौन से क्षेत्र में था, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो जमींदार को भूमि का मालिक बनाया गया। किसको? जमींदार को। सरकार को निश्चित लगान तय, एक बार तय तो हमेशा देना पड़ता था। इससे क्या होता था कि जमींदार जो है किसानों से मनमाना लगान वसूल करता था। समय पर लगान न देने पर जमींदार की जो है जमीन नीलाम हो जाती थी। उद्देश्य क्या है? तो अस्थायी राजस्व सुनिश्चित करना था, जमींदार वर्ग को शासन का समर्थक बनाना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूमि में सुधार को प्रोत्साहन करना। परिणाम क्या हुआ इसके? तो ब्रिटिश सरकार को नियमित आय मिला, पर किसानों का शोषण बहुत हुआ, भूमिहीनता में वृद्धि हुई, कृषि निवेश घटा, मध्य परजीवी वर्ग का उदय हुआ, जैसे वो जमींदार वर्ग। अब ये था कैसे? देखो, अब मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल बनेगा, तो यहाँ पर थी ब्रिटिश सरकार, ठीक, यहाँ पे था जमींदार, ठीक, और यहाँ पर था फार्मर यानी किसान। तो ये मध्यस्थ का काम कौन कर रहा है बीच में? ये जमींदार। ये इस पे प्रेशर डाला और ये इसे लगान वसूल करके फिर ये इसे दिया, तब ये इसे दिया, यानी यहाँ 3 फेज में होता था। अब देखते हैं दूसरा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 में। इसके प्रवर्तक कौन थे? तो थॉमस मुनरो। क्षेत्र इसके ध्यान रखें मद्रास, बॉम्बे, असम और दक्षिण भारत। यदि इसकी विशेषता की बात करें तो किसान यानी रैयत जो है सीधे सरकार से अनुबंध करता था। उसमें हम देखे थे कि ट्रायंगल में 3 पार्ट था, इसमें बस 2 ही पार्ट होगा। यहाँ पे आएंगे ब्रिटिश और ये किसान आएंगे फार्मर के, डायरेक्ट यहाँ किसान और फार्मर का कॉन्टैक्ट हो गया। कोई जमींदार नहीं, सरकार और किसान के बीच सीधा संबंध हो गया। भूमि का स्वामित्व किसान को, पर लगान अत्यधिक था। लगान समय पर पुनर्निर्धारित किया जाता था, अलग अलग समय पर चेंज किया जाता था। उद्देश्य जमींदारी शोषण को समाप्त करना, वास्तविक उत्पादक को अधिकार देना। वास्तविक उत्पादक कौन थे? किसान थे। इसके परिणाम क्या हुआ कि किसान को कानूनी पहचान मिली, लगान बहुत अधिक 45 से 55% तक जो था। सूखे अकाल में राहत नहीं, ये ध्यान रखें, सूखे और अकाल में राहत नहीं था। ऋणग्रस्तता और भूमि छीनने की प्रवृत्ति थी। तो यही 24 में क्वेश्चन पूछा कि ऋणग्रस्तता से राहत था, तो नहीं था राहत, और ऋणग्रस्तता और भूमि छीनने की प्रवृत्ति थी। महलवाड़ी बंदोबस्त यानी इसके प्रवर्तक कौन थे? तो विलियम बेंटिक। क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रांत। अब मुख्य विशेषता देखो तो गांव यानी महल, गांव का मतलब होता था महाल, को इकाई माना गया। समूचे गांव का सामूहिक दायित्व। मुखिया यानी लंबरदार के माध्यम से लगान वसूली। समय समय पर लगान पुनर्निर्धारित किया जाता था। उद्देश्य क्या था? तो सामुदायिक परंपरा को संरक्षित करना, अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था। इसका प्रभाव क्या हुआ? तो सामूहिक उत्तरदायित्व, दबाव सामूहिक रूप से पड़ता, मुखिया वर्ग का प्रभुत्व, सरकारी हस्तक्षेप। तो हमने देखा कि पहले अस्थायी बंदोबस्त में 3 फेज का था कि यहाँ ब्रिटिश हो गए, यहाँ जमींदार और यहाँ फार्मर हो गए। फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त में हमने देखा कि ब्रिटिश और किसान का डायरेक्ट कनेक्टेड हो गया, ये फार्मर हो गए। अब फिर महलवाड़ी में देखते हैं तो ये भी फिर 3 फेज में आ जाती है। पहला ब्रिटिश, दूसरा यहाँ समुदाय हो गया, यानी एक मुखिया को ये दे दिया या गांव के पूरे समूह की आप कलेक्शन करो और फिर हमें दो, ठीक, और यहाँ आ गए वो फार्मर हो गए। तो पहले में भी 3 फेज, दूसरे में भी 3 फेज, 2 फेज, और तीसरे में ये जमींदार न होकर के ये समुदाय आधारित हो गए। यानी ये है ना कि गांव, महल को इकाई माना गया और समूचे गांव का सामूहिक दायित्व मुखिया के माध्यम से लगान वसूली किया जाता था। यानी ये जो है, ये जो गांव का हेड होता था उसी के माध्यम से वसूल करके और फिर इसे दिया जाता था। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कह रहा है उपनिषदों में कोई नीति कथा यानी पैरबॉल नहीं है। नीति कथा मतलब वही नैतिक शिक्षा, ये सब वाला कथा। दूसरा है उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? आप एक बात बताएं, मान लेते हैं ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में आइडिया नहीं है, फिर भी इसको सॉल्व करना है, तो आप इसमें कॉमन सेंस या लॉजिक लगाए। कह रहा है कि उपनिषदों में कोई नीति कथा नहीं है। पहली बात, उपनिषद क्या होती है? उपनिषद तो मान लेते हैं हमारा कोई धार्मिक ग्रंथ है या पहले कोई ऐसी ग्रंथ थी जिसमें शिक्षा वक्षा दिया जाता था। तो एग्जामिनर क्या मान लेते हैं कि कोई भी हो, क्या वो इतना पढ़ा होगा कि पूरे उपनिषद में कोई भी नीति कथा नहीं है, कि कोई भी पैराबोल है ही नहीं?
और हमें पता है कि हमारे अपने जितने भी प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हो उसमें नैतिक शिक्षा ना हो ऐसा कोई ग्रंथ हो ही नहीं सकता। तो इतनी कॉमन सेंस लगा करके तो इसे सीधे गलत करते कि नहीं, उपनिषदों में कोई नीति कथा नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। एक गलत, एक गलत। अब हमारा ऑप्शन बनता है 50-50 कि न तो एक न ही दो और केवल दो। उपनिषद जो है, आपको इतना तो ध्यान होगा जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े होंगे कि वो उत्तर वैदिक काल का है और पुराणों की रचना एडी में हुई है, बाद में हुई है, ईसा की पूर्व के बाद में हुई है वो। तो इसका आंसर केवल बी, एक और दी। उपनिषद के बारे में हम देखते हैं। उपनिषद वह विद्या है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं, ठीक है, ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषद में जो है पराविद्या यानी ब्रह्म विद्या और अपराविद्या का ज्ञान है। इसमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई है। इसमें अनेक नीति कथा पैराबोल है, यानी ये ऑल इन ऑल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ये। अब जैसे सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद, अतिथि देवो भव, तैत्तिरीय उपनिषद में है। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में चर्चा है, ये ध्यान रखें। अतिथि देवो भव की तैत्तिरीय उपनिषद में है। सदा सत्य बोलो की तैत्तिरीय उपनिषद और वसुदेव कुटुम्बकम महाउपनिषद, ये चारों चीज़ हमेशा ध्यान रखें। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद, अतिथि देवो भव तैत्तिरीय उपनिषद, सदा सत्य बोलो तैत्तिरीय उपनिषद, वसुधैव कुटुम्बकम महाउपनिषद। उपनिषदों की रचना जो है पुराणों से भी पहले हुई, अतः कथन दो सही है। उपनिषद जो है ब्रह्मसूत्र तथा गीता को सम्मिलित रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है, यानी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता को जो है प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान यानी प्राचीन व्याख्या ये सब हो गए। इसमें प्राचीन शासकों की वंशावलियाँ मिलती है। 18 पुराण या महापुराण है, 18 उपपुराण है। 18 पुराणों में से केवल 5 पुराणों में ही राजवंशों यानी मौर्य वंश, विष्णु पुराण, शुंग वंश एवं सातवाहन वंश जो है वो मत्स्य पुराण में है, गुप्त वंश वायु पुराण में है। तो एक बार ध्यान से देखिए कि मौर्य वंश विष्णु पुराण में, शुंग वंश सातवाहन वंश मत्स्य पुराण, गुप्त वंश से रिलेटेड वायु पुराण। उपनिषद जो है वो वैदिक साहित्य का दार्शनिक भाग है, जिन्हें वेदांत कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों का अंतिम भाग है और वेदों का जो है सार प्रस्तुत करते हैं। इनमें कर्म कांड की अपेक्षा ज्ञान, आत्मा, ब्रह्म के तात्विक चिंतन पर बल दिया जाता है, यानी कर्म कांड पे कम जोर दे करके ज़्यादा किस पे, तो ज्ञान, आत्मा और ब्रह्मा के तात्विक चिंतन, ब्रह्म के तात्विक चिंतन पर बल दिया। तो उपनिषद का अर्थ क्या है, तो वही पास बैठकर गुरु से गूढ़ प्राप्त करना, यानी गुरु से ज्ञान प्राप्त करना। तो हमारा क्वेश्चन था कि वही उपनिषद में कोई नीति कथा पैराबोल नहीं है और उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई। तो ये गलत, तो केवल दो आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा सही है। भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है, इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है। चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। अब इसमें भी आप सीधा सीधा गलत करें कि ये कह रहा है कि चावल और गेहूं के निर्यात आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। मान लेते ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, पर कह रहा है कि क्या अगर हमें चावल या गेहूं का निर्यात आयात करना है तो इसका सदस्य होना जरूरी है, क्या आवश्यक है। तो कैसे आवश्यक होगा, दुनिया में इतने देश है छोटे छोटे, कैसे कहाँ से सदस्य होंगे, पर किसी को आयात निर्यात करना हो तो कैसे पॉसिबल है ये। तो यहाँ दो तो सीधे गलत हो गए, एक और दो दोनों। अब आपके पास फिर 50-50 बचा कि अब इसमें से एलिमिनेट करने में थोड़ा आसानी होती है कि भाई अगर 4 थे 100% थे, अब 4 में से 50% खत्म हो गए, 50 है कि 2 ऑप्शन में से अब मुझे एनालिसिस करना है। तो अगर आप इसमें से प्रायः अगर एक ऐसे सही होती है, केवल ना तो एक ना ही दो बहुत कम रेयर केस में होती है। 100 क्वेश्चन है तो उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन में केवल ना तो एक ना ही दो होगा, तो वैसे में केवल एक हो जाती है वो। तो इस तरीके से इसमें सही होने की चांसेस ज़्यादा होती है। अगर इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल की बात करें IGC की, तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है, अंतर सरकारी, जो विश्व स्तर पर अनाजों और तिलहनों के उत्पादन, व्यापार और बाजार की निगरानी करता है तथा खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। मतलब यह बात करें तो दुनिया भर में गेहूं, मक्का, चावल जैसे अनाजों की आपूर्ति और उसकी कीमत पर नज़र रखती है। इसकी स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखने बात है कि 1939 में हुई थी। इसका मूल नाम था इंटरनेशनल व्हीट काउंसिल, अब हो गया है इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल, ठीक है, 1995 से। मुख्यालय कहाँ है इसके, तो ध्यान रखें लंदन, यूनाइटेड किंगडम। कानूनी आधार जो है ग्रेन्स ट्रेड कन्वेंशन, यानी अनाजों का व्यापार करना पारंपरिक तरीके से। IGC किन फसलों पर कार्य करता है, तो IGC जो है इन पर ध्यान देता है, ये ध्यान रखें, गेहूं, मक्का, चावल, जौ, ज्वार बाजरा, सोयाबीन और तिलहन और दालें। ये ध्यान रखें कि किन फसलों पे, तो गेहूं, मक्का, चावल, जौ, ज्वार बाजरा, सोयाबीन और तिलहन और दालें। अगर इसके प्रमुख कार्य की बात करें तो ग्रेन मार्केट रिपोर्ट ये प्रकाशित करता है,
कौन? तो IGC ग्रेन मार्केट रिपोर्ट हर महीने जारी करता है, ध्यान रखें हर महीने, जिसमें शामिल है वैश्विक उत्पादन अनुमान, उपभोग आंकड़े, व्यापार प्रवृत्ति या भंडारण स्थिति। तो ये सब ध्यान ना देकर के आप सीधे क्या ध्यान दें कि ग्रेन मार्केट रिपोर्ट ये हर महीने प्रकाशित करती है। खाद्य सुरक्षा की निगरानी करती है। नीति संवाद एक मंच प्रदान करती है कि सदस्य देशों के लिए विचार विमर्श और खाद्य नीति समन्वय के लिए। भारत और IGC की बात करें तो भारत जो है इसका सदस्य है। यह भारत के अनाज निर्यात और नीति निर्धारक में सहायक है, जैसे MSP हो गया, FCI एक्सपोर्ट पॉलिसी के लिए डेटा स्रोत, मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और निर्यात नीति। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश है? ये तो करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा जो लेटेस्ट शामिल किया गया है वो। तो ये है 60 नंबर क्वेश्चन। अब इसी से रिलेटेड ये 2024 का ही क्वेश्चन है और 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 65 नंबर सॉरी। अब आप ये देखो, यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। यानी यूनेस्को एक ही साल में 2 क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहला तो अमूर्त संपत्ति का बताइए और इस साल कौन कौन नया और चीज़ भी शामिल किया गया है वो भी बताइए। तो कह रहा है कि अमूर्त सांस्कृतिक निवेश के नवीनतम नवावेश, तो क्या छऊ है या छाऊ नृत्य, दुर्गा पूजा, गरबा नृत्य, तो कुंभ मेला। तो ये 2024 में जो था वो गरबा नृत्य शामिल किया गया था, तो इसीलिए वो दिया हुआ है। अगर बात करें तो गरबा नृत्य को यूनेस्को सूची में शामिल करने के लिए जो है जून 2024 में, ठीक है, इसलिए गरबा को हाल ही में शामिल किया गया। गरबा जो है भारत के गुजरात से उत्पन्न एक जीवंत लोक नृत्य है, ध्यान रखें गरबा भारत के गुजरात से यानी गुजरात से उत्पन्न एक जीवंत लोक नृत्य है। क्या है ये? गरबा लोक नृत्य है। कहाँ है? तो गुजरात में। छऊ नृत्य की बात करें तो ये जो है पारंपरिक रूप से पुरुषों द्वारा, यानी छऊ नृत्य पारंपरिक रूप से पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक मुखौटा पहने हुए मार्शल नृत्य है। इसमें युद्ध, वीरता और पौराणिक कथाओं के विषय दर्शाए जाते हैं। क्या? तो युद्ध, वीरता और पौराणिक कथाओं के विषय दर्शाए जाते हैं। 3 अलग अलग इसके जो शैली है वो क्या है? तो सेराइकेला छऊ ओडिशा में, पुरुलिया छऊ जो पश्चिम बंगाल में, और मयूरभंज छऊ ओडिशा में है। तो अब ये तीनों जगह का नाम ध्यान रखें कि सेराइकेला जो है, सेराइकेला छऊ ओडिशा में, पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल और मयूरभंज छऊ ओडिशा में। तो 2 ओडिशा की और 1 पश्चिम बंगाल की। दुर्गा पूजा 2021 में शामिल किया गया था, यानी ये सभी शामिल है पर सबसे लेटेस्ट गरबा नृत्य है। तो छऊ 2010 में और दुर्गा पूजा 2021 में, और कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया था। किस में? तो अमूर्त सांस्कृतिक की विरासत। ये देखेंगे कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या होता है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत भी क्या होता है। तो अगर कुंभ मेला की बात करें तो विशाल हिंदू तीर्थ यात्रा और त्यौहार जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जाता है। यह प्रत्येक स्थान पर हर 3 से 6 साल में होता है। 3 से 6 साल में। कुंभ की बात करें, यदि महाकुंभ मेला की बात करें तो प्रयागराज में हर 12 साल में होता है। तो कुंभ जो है 3 से 6 साल में और महाकुंभ 12 साल में होता है। अब बात करते हैं यूनेस्को की। तो यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसका उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से वैश्विक शांति एवं सतत विकास को बढ़ावा देना है। तो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से यूनेस्को दुनिया की सांस्कृतिक धरोहर, शिक्षा और ज्ञान की रक्षा करने वाली एक संस्था है। ठीक, इसकी स्थापना की बात करें तो 16 नवंबर 1945 को हुआ था। अगर 1946 से यह प्रभावी हो गया, कार्य करने लगा। इसका मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर तो पेरिस में है, फ्रांस में। सदस्य देश कितने हैं? तो 193 जितने भी देश है वो टोटल इसके सदस्य देश है। ध्यान रखें यूनेस्को के सभी देश इसके सदस्य है। भारत की सदस्यता ये 1946 से ही है ये। अगर इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच, वैश्विक सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा, वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देना है। अब यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या है? तो अमूर्त, अब जैसे मान लेते हैं यूनेस्को है, अब ये अपनी जो सूची जारी करता होगा वो 2 तरीके से जारी करता होगा। एक की मूर्त वस्तु के लिए, मूर्त चीज़ों के लिए, और एक अमूर्त चीज़ों के लिए। ठीक, तो हम अमूर्त की अभी बात करेंगे। तो अमूर्त मतलब क्या है कि जिससे हम वो क्या बोलते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। पर मूर्त को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यानी मूर्त मीन्स भौतिक जो वस्तु है, और अमूर्त मतलब जिसको टच नहीं कर सकते, नहीं छू सकते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत वे परंपराएं, अभिव्यक्तियाँ, ज्ञान, कौशल, क्योंकि सबकी छू थोड़ी ना सकते हैं। परंपराएं हो गए, अभिव्यक्तियाँ, ज्ञान, कौशल और लोक प्रथाएं हैं जो किसी समुदाय की पहचान और सांस्कृतिक निरंतरता को दर्शाती है, लेकिन जिनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। अगर इसकी कानूनी आधार यानी कन्वेंशन की बात करें तो कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज वर्ष 2003 से ये स्टार्ट हुआ था
उद्देश्य क्या है, तो अमूर्त संस्कृति का संरक्षण और उसको बढ़ावा देना, संवर्धन करना। लागू 2006 से लागू हुआ था और 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। अब अमूर्त विरासत के 5 प्रमुख क्षेत्र है जो इसका वर्गीकरण है, देखते हैं क्या है। यानी निम्न 5 श्रेणियों में अमूर्त विरासत को सूचीबद्ध करता है। पहला क्या है, तो मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्तियाँ, जैसे लोक कथाएं, कहावतें और लोकगीत। क्या है, मौखिक परंपराएं और अभिव्यक्तियाँ, जैसे लोक कथा हो गया, कहावत, लोकगीत। प्रदर्शन कलाएं, जैसे नृत्य, संगीत, नाटक हो गया, जो प्रदर्शन के तौर पे दिखाया जा रहा है, जिसको डिस्प्ले किया जा रहा है, ये केवल गाने के माध्यम से वो सब हो गई। सामाजिक प्रथाएं, जैसे अनुष्ठान, उत्सव, पर्व, मेले, ये सब हो गए। प्रकृति और ब्रह्मांड से संबंधित ज्ञान, जैसे पारंपरिक चिकित्सा, कृषि ज्ञान, ये सब हो गए। पारंपरिक शिल्प कौशल, जैसे हस्तशिल्प हो गया, बुनाई हो गया, मिट्टी कला, ये सभी हो गए। अगर भारत की प्रमुख अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची देखें तो यूनेस्को में सूची में शामिल है कौन कौन से, तो कुंभ मेला, योग, रामलीला, दुर्गा पूजा, छऊ नृत्य। अब इसमें हमें क्या है कि जो अब मान लेते हैं 2026 में आपको यूपीएससी प्री देना है, तो देखें कि 2024 से लेकर के और 2026 तक में लेटेस्ट कौन है, वो ध्यान दे कि कौन कौन से शामिल हुआ है 2024 में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि 2024 में कितने कितने कौन कौन से शामिल हुए हैं। ठीक, अब हम ये लास्ट नीचे वाली क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर, कि यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार करें। उपयुक्त में से कितनी संपत्तियों को 2023 में शामिल किया गया। यानी 2 क्वेश्चन पूछा, पर दोनों का पैटर्न क्या है, क्या शामिल किया गया, कितने शामिल किया गया, उससे कोई मतलब नहीं है। जो लेटेस्ट है वो पूछ रहा है। क्यों, अब कितने शामिल किए गए उतने कौन याद कर पाएगा, इसीलिए जो लेटेस्ट शामिल है करंट अफेयर्स वो याद करना जरूरी है। तो 2023 में जो शामिल किया गया था रानी की वाव, वो 2014 में पहले ही शामिल किया जा चुका है। बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर, ये तो कॉमन सेंस से भी गलत कर सकते थे कि क्या ये अभी शामिल किया जाएगा, ये तो बहुत पहले शामिल किया गया है। तो 2023 में आपको ये दोनों शामिल किया गया है। शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में है और होयसला के पवित्र मंदिर समूह जो कर्नाटक में है, ये शामिल किया गया है। तो इसमें केवल 2 ऑप्शन है। अब देखते हैं विश्व धरोहर सूची की बात करते हैं। हमने क्या ऊपर देखा, यूनेस्को में एक हो गए अमूर्त सूची, अब विश्व धरोहर सूची, यानी एक थी मूर्त और एक अमूर्त, तो मूर्त में ही आएगा विश्व धरोहर सूची की बात करें तो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची उन स्थलों ध्यान रखें, स्थलों मतलब मूर्त रूप, आधिकारिक सूची है जिन्हें असाधारण वैश्विक विरासत के कारण मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। असाधारण वैश्विक विरासत यानी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू के कारण जो है मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जिनका संरक्षण जो है अंतर्राष्ट्रीय दायित्व है, इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब देखते हैं इसमें, अगर इसकी कानूनी आधार की बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन हुआ था 1972 में। उद्देश्य क्या है, तो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक व प्राकृतिक स्थलों यानी सांस्कृतिक व प्राकृतिक स्थलों का संरक्षण। निगरानी निकाय तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, इसके 21 सदस्य है। अब विश्व धरोहर की श्रेणियां बात करें तो इसकी 3 श्रेणी है। जैसे ऊपर भी अमूर्त, वो अमूर्त निवेश कितने कितने था तो उसकी अलग अलग श्रेणी थी अमूर्त धरोहर स्थल की। तो विश्व धरोहर स्थलों की 3 वर्गों में बांटता है, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। यानी मानव द्वारा निर्मित ऐतिहासिक संरचनाएं जो हिस्टोरिकल है, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार हो गए। प्राकृतिक में प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे सुंदरवन, काजीरंगा। मिश्रित की बात करें तो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों, जैसे खंगचेद जोंगजाए राष्ट्रीय उद्यान, ये कोई है राष्ट्रीय उद्यान जिसके बारे में हम देखेंगे ऊपर। ये ध्यान रखें कि स्थल चयन के 10 मानदंड है। अब 10 मानदंड कौन है वो याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान रखें कि कितने मानदंड है, 10। तो 1 से 6 तक जो है वो सांस्कृतिक है और 6 से 10 तक जो है वो प्राकृतिक मानदंड है। अब जैसे मानदंड क्या है, तो एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि अद्वितीय स्थापत्य कृति होनी चाहिए, कि एकदम उसका यूनिक होना चाहिए। जैव विविधता का उत्कृष्ट उदाहरण होना चाहिए। मानव सभ्यता का ऐतिहासिक साक्ष्य होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि मान लें जैसे अब जैव विविधता का उत्कृष्ट उदाहरण ना हो तो हम कह दें कि भाई जो कोई गांव से नदी गुजरती है तो उसे भी आप धरोहर स्थल में शामिल कर दो, तो ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक, अब चयन की प्रक्रिया की बात करें तो देश स्थल को टेंटेटिव लिस्ट में डालता है। टेंटेटिव लिस्ट मतलब मूर्त सूची, मूर्त, और वो इनटेंटेटिव यानी अमूर्त है। नॉमिनेशन फाइल प्रस्तुत करता है। इकोमोस या IUCN मूल्यांकन करता है। अब ध्यान रखें यहाँ IUCN भी मूल्यांकन करता है। कौन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। यही जो है रेड सूची जारी करता है जो जीव जंतु से संबंधित है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी निर्णय लेती है और फिर स्थल सूची में शामिल हो जाता है। मान लेते हैं किसी देश को अगर कोई स्थल सूची में डलवाना है तो वो देश क्या करेगा, स्थल को टेंटेटिव लिस्ट में डालेगा कि भाई आप इसको शामिल कीजिए, वो उस पर विचार विमर्श करेंगे और फिर उसके बाद सूची में शामिल करेंगे। अब कुछ संरक्षण व्यवस्था है, जैसे मैनेजमेंट प्लान अनिवार्य है, पीरियोडिक रिपोर्टिंग, डेंजर लिस्ट, यानी इस तरीके से उसका परीक्षण किया जाता है। डेंजर लिस्ट क्या है, तो वे स्थल जो जलवायु परिवर्तन, युद्ध, अतिक्रमण, प्रदूषण से खतरे में है उन्हें सूचीबद्ध किया जाता है ताकि उसको संरक्षण प्रदान किया जा सके।
अब भारत के विश्व धरोहर स्थल की बात करें तो सांस्कृतिक में 32 है, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे ताजमहल, कुतुब मीनार, हम्पी, ये सब क्या है तो सांस्कृतिक है, जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर, अजंता गुफा, एलोरा गुफा, चोल मंदिर, रानी की वाव। प्राकृतिक की बात करें तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, मानस, नंदा देवी, पश्चिमी घाट, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, कियोला देव। अगर मिश्रित की बात करें तो खंगचेदोजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में लेटेस्ट में कौन शामिल की गई है 2023 में, तो शांति निकेतन और होयसला पवित्र मंदिर समूह। तो इससे आप ध्यान रखें 2024 और 25 और 26 में जितने भी शामिल है उसे टोटल याद रखें, चाहे वो यूनेस्को की अमूर्त हो या विश्व धरोहर सूची की बात कर रहा हो। 61 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति की बात करें तो ये तो बहुत रटा रटाया क्वेश्चन है कि इसमें से सीधे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। वैसे हम देख लेते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इनको सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में जस्ट 11 दिसंबर यानी 9 दिसंबर को पहली बैठक और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ये ध्यान रखें, ये अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र कुमार मुखर्जी तथा वीटी कृष्णामचारी निर्वाचित हुए। तो अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष की बात करें तो ये ध्यान रखें डॉक्टर हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वीटी कृष्णामचारी निर्वाचित हुए। 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जिसने भारत के संविधान का दर्शन निर्धारित किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना की गई। तो जैसे अब यहाँ दिया था भीमराव अम्बेडकर, तो ध्यान रखें 29 अगस्त को 1947 को ये प्रारूप समिति की स्थापना की गई। और सी राजगोपालाचारी, तो इसमें हमारा आंसर हो गया सच्चिदानंद सिन्हा। 2 उपाध्यक्ष का नाम ध्यान रखें बिल्कुल कि डॉक्टर हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वीटी कृष्णामचारी। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, आप देखते हैं। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक। दूसरा है रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रख। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, ये कह रहा है कि इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया। ये नहीं कह रहा है कि स्थापना किया गया, ये कह रहा है कि प्रावधान किया गया। तो ये बिल्कुल सही है कि हाँ, ये दोनों को मिलाकर के ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतों को, हाँ ये अलग बात है कि देशी रियासत शामिल होने से मना कर दिए तो ये अखिल भारतीय परिसंघ सफल नहीं हो सका या उसका स्थापना कभी नहीं हो सका, पर प्रावधान यही किया गया था। तो एक कीवर्ड से यहाँ गलत हो सकती है, हमें लगेगा कि हाँ देशी रियासतें तो मना कर दिए थे तो इसीलिए क्वेश्चन गलत है। गलत नहीं है, क्योंकि वो प्रावधान किया गया था। जब रियासतें उसमें शामिल नहीं हुए तो अखिल भारतीय संघ नहीं बना, यानी उसका स्थापना नहीं हुआ। तो कह रहा था स्थापना के लिए प्रावधान किया गया था, ना कि स्थापना किया गया था। तो ये सही है। रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया था। उस समय गवर्नर जनरल ज़्यादा अपने पावर अपने हाथ में रखेंगे, तो ये तो कॉमन सेंस से भी गलत हो सकता है कि रक्षा और विदेश संबंधी मामले परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण में कैसे दे देंगे, वो तो अपने हाथों में रखेगा। तो ये गलत है। मामला क्या था, तो अधिनियम 1935 में वास्तव में अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था। संघ में ब्रिटिश भारतीय प्रांत और रियासतें शामिल होनी थी। हालांकि इस संघ की वास्तविक स्थापना एक निश्चित संख्या में रियासतों में इसमें शामिल होने पर सशर्त रखी थी कुछ, तो उन्होंने शामिल नहीं हुआ, इसलिए वो कभी स्थापना हुआ ही नहीं अखिल भारतीय संघ की। ठीक। 1935 अधिनियम 1935 के तहत जो है प्रशासित किए जाने वाले विषयों को 2 भागों में आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया था। आरक्षित विषय विदेशी मामले, रक्षा, आदिवासी क्षेत्र और धार्मिक मामलों पर, जिन्हें विशेष रूप से गवर्नर जनरल द्वारा प्रशासित किया जाना था। ठीक। तो गवर्नर जनरल द्वारा, तो इसीलिए दूसरा ऑप्शन गलत है, जो प्रशासित किया जाना था। कार्यकारी पार्षदों की सलाह पर कौन, तो गवर्नर जनरल, न कि संघीय विधायिका द्वारा। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा था कि रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल नहीं, वो गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद के सलाह से वो कंट्रोल करता। ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो मामला है कि आरक्षित और हस्तांतरित विषय का, तो ये 1919 में भी स्टार्ट किया गया था, पर 1919 में जो है ये प्रांतीय स्तर पर था। और 1935 में क्या हुआ, यही 1935 में ये हो गया केंद्र स्तर पर। तो वहाँ प्रांत में उसे द्वैत शासन कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय दोनों को अलग अलग शासन चलाता था, तो इसीलिए द्वैत शासन कह दिए। कौन? तो प्रांतीय स्तर पर। जबकि 1935 में इसे समाप्त करके केंद्र स्तर पर आरक्षित और हस्तांतरित किया गया, तो इसीलिए केंद्र में
द्वैध शासन स्टार्ट हुआ। तो ध्यान रखें 1919 में जो है प्रांत में द्वैध शासन और 1935 में प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। हम देखते हैं अभी कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का फीचर्स क्या है। तो पूर्ण उत्तरदायी सरकार के लिए जो है गठन किया गया, वो मिलकर अब जैसे पूर्ण उत्तरदायी सरकार की गठन के लिए जो है ये एक बेस तैयार कर दिया इसने, किसने, तो 1935। इसकी विशेषता की बात करें, उद्देश्य क्या था, तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना असफल हो गया क्योंकि देशी रियासतें शामिल होने से मना कर दिया। शक्ति का बंटवारा हुआ, 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो यहाँ शक्ति का बंटवारा हो चुका है, ये ध्यान रखें। शक्ति का पृथक्करण और शक्ति का बंटवारा अलग है। शक्ति का पृथक्करण होता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक, पर ये शक्ति का बंटवारा है केंद्र और राज्य के बीच 3 सूची में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। अवशिष्ट शक्तियाँ जो बच गई, ये जो इन तीनों में शामिल नहीं है, वो वायसराय के पास होगी। प्रांतीय द्वैध शासन को व्यवस्था समाप्त कर दिया गया, यानी वही प्रांत में जो 1-2 विषय में बांटा गया आरक्षित और हस्तांतरित जो था उसको अब केंद्र लेवल पे कर दिया। तो इसी वजह से तो प्रांतीय द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ की गई, केंद्रीय द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट की गई। अब जो अब मैंने इसमें जो मैंने डेट लिख रखा है, ये देखो इसे कितने क्वेश्चन पूछे, 2000, 2005 में, 2018, बहुत सारे इससे क्वेश्चन पूछे हुए। तो 1935 को तो रट जाना एकदम बिल्कुल कंपल्सरी है। तो केंद्रीय द्वैध शासन प्रणाली की यहाँ स्टार्ट हो गई क्योंकि आरक्षित और हस्तांतरित विषय केंद्र के लेवल पर बांट दिए गए, राज्य में समाप्त कर दिए गए। ये भी कभी लागू नहीं हो पाया था वैसे। 6 राज्य जिसमें द्विसदनीय प्रणाली हो स्टार्ट की गई। कौन सी 6 राज्य थे, तो बंगाल, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, बम्बई और मद्रास थे। इन तीनों में जो है द्विसदनीय, यानी 2 स्टेट में द्विसदनीय, एक विधानसभा और एक विधान परिषद, द्विसदनीय प्रावधान किया गया। तो ध्यान रखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 राज्यों में द्विसदनीय प्रणाली यानी विधानमंडल। तो पहला बंगाल, बिहार, असम, बंगाल, बिहार, बम्बई 3B है, फिर असम, संयुक्त प्रांत और मद्रास। तो 3B और मास, मद्रास, असम और संयुक्त प्रांत। तो 3B और मास ध्यान रखें, बंगाल, बिहार, बम्बे और मद्रास, असम और संयुक्त प्रांत। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यहाँ भी बना रहा, जो 1909 में तो स्टार्ट हुआ ही था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, तो यहाँ भी बना रहा। अब इसमें कुछ आरक्षित सीट का प्रावधान क्या किया गया, तो दलित के लिए, महिला के लिए और श्रमिक के लिए। 1909 में था वो धर्म के आधार पर था, पर यहाँ जो है वो धर्म के आधार पर नहीं, क्राइटेरिया के आधार पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। जैसे दलित के लिए, महिला के लिए और श्रमिक के लिए कुछ सीटें वो रिजर्व कर दी गई विधानसभा में, कि दलित मान लेते हैं। SC ST के लिए 10 सीटें निर्धारित की गई कि वो अपने लोगों के लिए कल्याण करेगा, फिर महिला के लिए, फिर श्रमिक के लिए, ताकि उसका भी विधानसभा में प्रतिनिधित्व हो सके। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया क्योंकि पहले भारत परिषद अधिनियम चला आ रहा था, यहाँ भारत सरकार अधिनियम हो गया। मताधिकार का विस्तार किया गया, कुछ वो संपत्ति के बेस पे कि किसके पास कितनी संपत्ति है, कौन कितना कर दे रहा है उसके बेस पे, पर यहाँ भी सीमित ही था। RBI सेटअप किया गया हिल्टन यंग कमेटी के बेस पे। 1937 से RBI स्टार्ट हो गया था, वैसे 1934 में उसकी भी चर्चा स्टार्ट हो गई। फिर इसमें क्या किया गया कि संघीय, प्रांतीय व संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यानी तीनों, संघीय, प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोग की 2 प्रांतों को मिलाकर के भी एक संयुक्त। इसीलिए 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जिससे बाद में आगे चल करके वही सुप्रीम कोर्ट हुआ। ध्यान रखें 1937 में हुआ। संघीय रेलवे प्राधिकरण, महालेखा परीक्षा की नियुक्ति हुई, राष्ट्रपति अध्यादेश से प्रेरित है ये। अब कैसे, तो गवर्नर जनरल जो था वो अध्यादेश जारी करता था, तो अभी जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किया जाता है वो यहीं से प्रेरित है। गवर्नर के कुछ पावर की बात करें तो गवर्नरों को जो है विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी वीटो की पावर की शक्ति एवं स्वयं द्वारा विधि बनाना वो था, यही स्वयं द्वारा कभी कभी अध्यादेश के माध्यम से बनाया जाता था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना तो था, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर। उद्देश्य क्या था, तो राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को कम करने। यानी ये साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांत का क्या मतलब है, कि साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि आप अपना साम्राज्य को फैला रहे हो, बढ़ा रहे हो। तो राष्ट्रवादी नेता क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि भाई आप यहाँ से जाओ, हमारे देश को छोड़ो। तो वही साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए, यानी राष्ट्रवादी नेताओं के जो प्रयोग थे, जो प्रयास थे, उसको असफल करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। देशी रियासतों को इसीलिए मिलाया गया ताकि राजा जो है वो पक्ष में आ जाए ब्रिटिश लोगों के। तो वो ध्यान रखें आरक्षित और हस्तांतरित वाला, कि केंद्र में द्वैध शासन और प्रांत में द्वैध शासन का क्या अंतर। अब 63 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है, यानी इसमें जो ये नाटककार भास है उनकी कौन सी रचना है। तो क्या काव्य अलंकार है, नाट्य शास्त्र है, मध्यम वया योग है या महाभाष्य है। तो हम देखते हैं। वैसे इस तरीके की फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए आप या तो आंसर आए तो क्लिक करें, नहीं तो स्किप कर दें। इसकी आंसर C है कि मध्यम वया योग। अब देखते हैं
मध्यम व्यायोग यानी भास जो है ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी यानी 400 BC, ठीक, को कालिदास से पूर्व का प्रथम नाटककार। देखिए भास को जो है प्रथम नाटककार माना जाता है। भास ने 13 नाटक लिखे, जैसे स्वप्न वाष्पदाता, उरुभंग, प्रतिज्ञा यौगन धरायन, दरिद्र चारुदत्त, बालचरित्र, मध्य व्यायोम, दूत घटोत्कच, कर्णभार, दूतवाक्य, पंचरात्र, प्रतिमका, अभिमारक, अभिषेक। तो ये इसे आप रोक करके आप भी एक बार पढ़े कि ये क्या 13 नाटक थे, क्योंकि इसमें से एक नाटक तो पूछ लिया हुआ है, तो क्वेश्चन तो इसी तरीके से पूछता है फैक्चुअल। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। अब उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे। तो अब जैसे क्वेश्चन में देखिए क्या है, काव्य अलंकार है, नाट्य शास्त्र है, तो मध्यम व्यायोग है, तो महाभाष्य है, तो भाष्य तो इसने किए, पर महाभाष्य की पतंजलि, बाकी और सबकी भी डिटेल देखेंगे हम, ठीक। आप इसे 2-3 बार इसीलिए पढ़ ले, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा। तो एलिमिनेशन प्रोसेस में अगर याद ना भी आए तो हम एलिमिनेशन प्रोसेस में यूज कर लेते हैं। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की। वे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग शासक था, उसके समकालीन थे। धनदेव यानी अयोध्या के राज्यपाल के अयोध्या अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि यानी गोनर्द निवासी उनके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। तो अगर कहीं क्वेश्चन आए कि किसके समकालीन थे, तो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कलाओं पर एक संस्कृत ग्रंथ है। तो नाट्य शास्त्र जो है वो प्रदर्शन कलाओं पर एक संस्कृत ग्रंथ है। इस ग्रंथ का श्रेय ऋषि भरत मुनि को दिया जाता है, और इसका पहला पूर्ण संकलन जो है 200 BC और 200 ईस्वी यानी 200 BC और 200 ED के बीच माना जाता है। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र और नंदिकेश्वर द्वारा लिखित अभिनय दर्पण को भरतनाट्यम का मूल स्रोत माना जाता है। आप ध्यान रखें कौन, तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि और नंदिकेश्वर द्वारा लिखित अभिनय दर्पण को भरतनाट्यम का मूल स्रोत माना जाता है। और काव्य अलंकार नामक रचना की बात करें तो भामह लगभग 7वीं शताब्दी एक संस्कृत कवि थे, जिन्होंने दंडीन के समकालीन माना जाता है। इन्होंने की थी काव्य अलंकार रचना। अगर ये दंडी की बात करें तो इन्होंने काव्यादर्श, 10 कुमार चरितम, अवनति सुंदरी कथा आदि इन्होंने ग्रंथ लिखे। तो हम अगर क्वेश्चन में आए तो हमने नाटककार भाष्य की रचना देख लिया कि मध्यम व्यायोग है, काव्य अलंकार जो है वो भामह ने लिखे थे, नाट्य शास्त्र भरत मुनि और महाभाष्य पतंजलि, ठीक। 64 नंबर क्वेश्चन, संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की। संघभूति जो एक भारतीय बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत यानी 400 AD के अंत में जो है ये, अगर विशुद्ध मग के सीधे लेखक वो बुद्ध घोष थे, ये ध्यान रखें। और प्रज्ञा पारमिता के कौन थे, तो नागार्जुन थे। सर्वास्तिवाद विनय के हम समझ गए कि कौन थे, तो संघभूति थे। विशुद्धि मगो मतलब विशुद्ध मार्ग। और ललित विस्तार क्या है, तो ललित विस्तार एक महायान बौद्ध ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन की कथा उनके जन्म से लेकर प्रथम उपदेश तक अत्यंत विस्तृत अलंकृत ढंग से वर्णित है। तो ध्यान रखें ललित विस्तार क्या है, तो महायान बौद्ध ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के जीवन की कथा जो है उनके जन्म से लेकर प्रथम उपदेश यानी धर्मचक्र परिवर्तन तक का विस्तृत विवरण है उसमें। तो हमने 65 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। 66 नंबर से कल डिस्कस करेंगे। तो आप सभी अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।